बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बेटा कल हमारा बायो में चैप्टर नंबर 2 जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो ख़त्म हो गया था, कंप्लीट हो गया था। हमने उसमें तमाम चीज़ें पढ़ ली। अब आपके पास उस चैप्टर का असाइनमेंट भी आएगा। टेस्ट तो आपका उस चैप्टर का चल रहा है, प्रोटीन तक हो गया। मज़ीद एक टेस्ट और होगा आपका, और उस चैप्टर का असाइनमेंट भी आएगा और वो भी करना होगा आपको। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। एक छोटा सा चैप्टर है, इसका नाम है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम एंजाइम्स को पढ़ेंगे। एंजाइम्स क्या होते हैं और किस तरह ये काम करते हैं, इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक छोटा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से एक सवाल आ जाता है, एक दो सवाल हैं बस इसमें काम के, वही याद करने होते हैं, वही घूम फिर के आ रहे होते हैं। बाकी एमसीक्यूज वगैरह भी आ जाते हैं इस चैप्टर से। तो छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये है कि इस चैप्टर को याद करने के बाद आपका बायोलॉजी का जो पेपर है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी कि एंजाइम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर एंजाइम्स। मैंने कल ये आखिर में जाते हुए चैप्टर शुरू कर दिया था, लेकिन मैं दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहली बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये। एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस बाय लिविंग बॉडी, जो जानदार पैदा करता है अपने जिस्म के अंदर, लिविंग बॉडी। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो जानदार अपने जिस्म के अंदर पैदा करता है, और इनका काम क्या होता है? इंक्रीज रेट ऑफ, ये ए है, रेट ऑफ रिएक्शन। आपने केमिस्ट्री के अंदर कैटलिस्ट नाम की एक चीज पढ़ी होगी। कैटलिस्ट हम केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो किसी रिएक्शन में बगैर हिस्सा लिए उस रिएक्शन के स्पीड को ऑल्टर करता है, या तो स्पीड बढ़ा देता है या कम करता है, उसको आप कैटलिस्ट कहते हो। मैंने आपको कल इसकी एग्जाम्पल भी दी थी कि अगर हम कॉमन एग्जाम्पल्स की लें, घर की घरेलू कॉमन एग्जाम्पल्स की बात लें, तो हमारे घर के अंदर जी गीले कपड़े होते हैं। अब अगर गीले कपड़े को आप उसमें से पानी को एवापोरेट करना चाहो, ये प्रोसेस है जी, पानी एवापोरेट होगा, गैस बन के उड़ जाएगा, पानी आपका खत्म हो जाएगा, बट इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इस प्रोसेस को अगर हमने गीले कपड़े रख दिए ज़मीन पर, बहुत टाइम लगेगा पानी को एवापोरेट होने में। अगर हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस का टाइम इंक्रीज कर दें, ये रिएक्शन जल्दी से हो जाए, आप क्या करोगे? गर्म इस्त्री लोगे और इस्त्री कर दोगे कपड़े में। तो इस गर्म इस्त्री की वजह से क्या होगा? ये जो आपका एवापोरेशन का प्रोसेस है ये जल्दी हो जाएगा। सिमिलरली हम जब नहा के आते हैं, हमारा बाल गीला होता है, तो उस बाल को सूखने के अंदर काफ़ी टाइम लग सकता है। ये एक प्रोसेस है विच टेक टाइम, जो ज़्यादा टाइम ले सकता है। हम क्या करते हैं? ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। ड्रायर को ब्लोअर, सॉरी ब्लोअर, पता नहीं ड्रायर कहते हैं, पता नहीं ब्लोअर कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे तो आज तक तो मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया। उस ब्लोअर या ड्रायर की मदद से हम अपने बाल को जल्दी से सुखा देते हैं। अब वो ड्रायर और ब्लोअर ने क्या करा? पानी के साथ कोई रिएक्शन किया? पानी के साथ इन्वॉल्व हो गया? नहीं, इट जस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। उसने आपका जो रिएक्शन था, जो स्लो हो रहा था, आपके उस रिएक्शन को तेज कर दिया। आप किचन में जाते हैं, चाय बन रही है, हल्का चूल्हा है, आपने चाय की आग जो है तेज कर दी, आग लगा दीजिए फुल, क्या हुआ जी? आग, तेज आग ने क्या करा? आपके रिएक्शन के टाइम को इंक्रीज कर दिया, जल्दी से हो गया आपका रिएक्शन। ये होते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन में इन कर दें, ऐड कर दें, तो ये केमिकल रिएक्शन के स्पीड, उसके जो रेट होता है, स्पीड होती है, उसको इंक्रीज कर देते हैं। वो रिएक्शन जो काफ़ी देर में होने वाला था वो जल्दी हो जाता है। और याद रखिएगा, ये इस्तेमाल नहीं हो रहे होते, ये उस रिएक्शन के अंदर यूज नहीं होते, उनको आप कैटलिस्ट कहते हो। अब आ जाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, तो कैटलिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एंगल में हम कहते हैं उनको एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स बिल्कुल कैटलिस्ट की तरह ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनको स्पीड कर देते हैं, उनकी स्पीड इंक्रीज कर देते हैं। जो रिएक्शन 6-7 घंटे में होना था, एंजाइम्स की मदद से वो रिएक्शन जल्दी हो जाता है, स्पीड में हो जाता है। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर बेतहाशा रिएक्शन है। मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन आपको पता है जी कि कार्बोहाइड्रेट टूटता है और छोटे छोटे मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये हाइड्रोलाइसिस के जरिए गुजरेंगे, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं इस प्रोसेस को, और ये टूटेंगे, टूट कर ये छोटे छोटे मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक रिएक्शन है जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है। इसमें हम इंजाइम्स को यूज किया जाता है, बॉडी के अंदर इंजाइम्स यूज होते हैं। इंजाइम्स क्या करते हैं जी? इस प्रोसेस को यानी हाइड्रोलाइसिस को जल्दी कर देते हैं, जल्दी से हो जाता है ये काम।
अगर इंजाइम्स ना हो, सपोज करें इंजाइम ना हो, तो आपकी कार्बोहाइड्रेट का टूटने का जो प्रोसेस है यानी हाइड्रोलाइसिस बहुत टाइम में हो, 7 दिन 8 दिन में हो जाए, इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगी। हाइड्रोला इंजाइम्स क्या करेगा, इस रिएक्शन को जल्दी कर देता है, यानी वही कैटलिस्ट वाला किरदार। इसी तरीके से हमारी बॉडी में हम खाने में खाते हैं प्रोटीन, हमारी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन टूटता है और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, हर टुकड़ा अमाइनो एसिड हो जाता है। ये भी एक प्रोसेस है हाइड्रोलाइसिस। एंजाइम्स यहाँ पर काम करेंगे, एंजाइम्स आपके इस रिएक्शन को तेज कर देंगे, जो काम आपका घंटों में दिनों में होना था वो घंटों में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इनको आप एंजाइम्स कहते हैं। बट वाई एंजाइम्स, हम इनको कैटलिस्ट ही क्यों नहीं कह रहे हैं? अगर हमने केमिस्ट्री में इनके लिए कैटलिस्ट वर्ड यूज किया हुआ है, तो हम बायोलॉजी में इसको एंजाइम्स क्यों कह रहे होते हैं? तो फर्क है एंजाइम्स में और कैटलिस्ट में। कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक हो सकता है, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इनऑर्गेनिक। बट एंजाइम्स जो होते हैं वो हमेशा ऑर्गेनिक होते हैं, लाजमी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे एंजाइम्स। दूसरा, इनऑर्गेनिक जो है आपको लिविंग बॉडी के अलावा नॉन लिविंग थिंग से भी हासिल कर सकते हो, आप जमीन से हासिल कर सकते हो, हवा से हासिल कर सकते हो। लेकिन ये जो एंजाइम्स होते हैं ये लिविंग बॉडी के अंदर ही बनते हैं, आप बाहर नहीं बना सकते हो। आप इन एंजाइम्स को कहीं और नॉन लिविंग थिंग से हासिल नहीं कर सकते हो, ये आप लिविंग थिंग से ही हासिल करते हो। और तीसरा, कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन को कम या ज्यादा भी करते हैं। कुछ ऐसे कैटलिस्ट हैं जो आपके रिएक्शन को स्लो कर देते हैं, लेकिन एंजाइम्स हमेशा आपके रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, उसका रेट जल्दी करते हैं। ये फर्क है जी आपके पास कैटलिस्ट और एंजाइम्स में। मैं लिख लेता हूं, एंजाइम्स और कैटलिस्ट, क्या फर्क है जी इनके अंदर? पहला, कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक हो सकता है, ऑर्गेनिक भी होते हैं कैटलिस्ट, इनऑर्गेनिक भी होते हैं, जबकि एंजाइम्स हमेशा आपको ऑर्गेनिक मिलेगा। दूसरा, ये कैटलिस्ट जो है वो आप नॉन लिविंग थिंग से भी हासिल करते हैं, लेकिन एंजाइम्स हमेशा लिविंग थिंग्स के अंदर ही पैदा होते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर ही बनते हैं, उन्हीं से हासिल होते हैं। तीसरा, ये रेट को इंक्रीज, कुछ कैटलिस्ट जो है वो रेट को डिक्रीज भी करते हैं, जबकि एंजाइम्स हमेशा जिस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उस रिएक्शन के रेट को हमेशा इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसलिए हमने एंजाइम्स को कैटलिस्ट नहीं कहते, ये कैटलिस्ट से डिफरेंट होगा, किरदार एक ही है, काम एक लिहाज से एक ही है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर पैदा हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। ये रिएक्शन के अंदर शामिल हुए बगैर उस रिएक्शन के स्पीड कर देते हैं, उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। जो रिएक्शन आपका काफी टाइम में होना था, एंजाइम्स की मदद से वो रिएक्शन आपका जल्दी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं मजीद आगे, इसकी जरा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम्स की अब हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एंजाइम्स को तो हमने समझ लिया कि एंजाइम्स क्या होते हैं। अब एंजाइम्स की कुछ खासियतें पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, ऑर्गेनिक होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ज्यादातर एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। आप यूं कह लें कि तमाम एंजाइम्स प्रोटीन से बना हुआ होता है, जितना भी आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम होगा वो प्रोटीन से बना हुआ होगा। जब हमने प्रोटीन का फंक्शन पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि आपके हार्मोन्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं, आपके एंजाइम्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो जितना भी हमारी बॉडी में एंजाइम मौजूद होगा वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। हाँ, कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं हमारी बॉडी में जिनमें प्रोटीन के अलावा कुछ दूसरी चीज भी पाई जाएगी, कोई दूसरा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होगा, लेकिन मेजॉरिटी प्रोटीन होता है। ठीक है, कोई बगैर प्रोटीन का एंजाइम नहीं होगा, या तो प्योरली प्रोटीन का बना हुआ होगा, या आप यूं कह लें कि 80% प्रोटीन होगा, 20% कोई दूसरा कंपाउंड होगा। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आपके जो एंजाइम्स होते हैं ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, ऑर्गेनिक इनमें ज्यादा होता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पैदा होता है, लिविंग बॉडीज के अंदर ये पैदा होता है। तीसरी क्या है जी, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को ये इंक्रीज करता है। ये तीनों प्रॉपर्टीज तो अभी हमने इसकी जब एंजाइम की डेफिनेशन समझ रहे थे हमने तब भी देखा कि इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं। मजीद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, ये तीन तो हमने डेफिनेशन से निकाल ली। एंजाइम्स ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, लिविंग बॉडीज के अंदर पैदा होते हैं, और जो रिएक्शन का रेट होता है उसको इंक्रीज करते हैं। उसके बाद मजीद प्रॉपर्टी की बात करें, दे आर स्पेसिफिक इन एक्शन, स्पेसिफिक इन एक्शन, यानी कि एक एंजाइम एक खास रिएक्शन के लिए ही होता है। ये नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर एक एंजाइम है तो वो जिस रिएक्शन के अंदर जा रहा है काम कर रहा है, ऐसा नहीं है।
हर एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर रिएक्शन पर ही असरअंदाज होता है, हर किसी के लिए नहीं होता। मिसाल के तौर पे एमाइलेस नाम का एंजाइम जो होता है, ये सिर्फ जो है प्रोटीन पर चलता है। लाइपेस नाम का जो एंजाइम है, ये सिर्फ फैट को ही तोड़ने में इस्तेमाल होता है। स्पेसिफिक इन एक्शन, हर एंजाइम एक खास काम के लिए ही बना हुआ है, एक खास रिएक्शन के अंदर वो जाएगा और उसी के रेट को इंक्रीज करेगा। अगर आप उस एंजाइम को किसी दूसरे रिएक्शन में डालें, इस्तेमाल करें, वो एंजाइम वहां पर काम नहीं करेगा। तो हर एंजाइम का जो एक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है, खास रिएक्शन के ही रेट पर वो एक्शन करेगा, उसके रेट को इंक्रीज करेगा। उसके बाद रिएक्ट विद एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस। ये जो एंजाइम्स आपके जो काम करते हैं, चाहे जो सामने वाला सब्सटेंस है वो एसिडिक हो या बेसिक हो, ये दोनों टाइप के सब्सटेंसेस पर काम कर लेता है। एंजाइम्स जो है वो आपके जो एसिडिक बेसिक नेचर होता है उससे फर्क नहीं पड़ता। वजह क्या है? मैंने आपको बताया है कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और जब हमने प्रोटीन पढ़ा था तो प्रोटीन के अंदर होते हैं अमाइनो एसिड। प्रोटीन में क्या होता है? अमाइनो एसिड। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, और अमाइनो एसिड में आपको अमाइनो ग्रुप भी मिलता है और एसिडिक ग्रुप भी मिलता है। ये अमाइनो ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेस है, ये एसिड है। तो चूंकि आपके एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं, और अमाइनो एसिड में बेस भी है, एसिड भी है। तो जैसे वही वाटर वाला मामला मैंने आपको समझाया था कि वाटर को अगर आप तोड़ोगे, OH H दोनों मिलता है। H एसिडिक हो जाता है, OH बेसिक हो जाता है, लिहाजा वाटर दोनों तरह के सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर सकता है। इसी तरीके से ये एंजाइम्स का भी मामला है। एंजाइम्स चूंकि प्रोटीन से बने हुए होते हैं, प्रोटीन में अमाइनो एसिड होता है, और अमाइनो एसिड में एसिडिक कंपाउंड भी है, बेसिक कंपाउंड भी है। लिहाजा एंजाइम को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला जो सब्सटेंस है जिस पर उसको एक्शन करना है वो एसिडिक है या बेसिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें शामिल हैं, एसिड भी और बेस भी। उसके बाद इसका जो साइज होता है, एंजाइम का जो साइज होता है वो लार्ज होता है, लार्जर देन सबस्ट्रेट। ये इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है। सबस्ट्रेट कहते हैं उस सब्सटेंस को जिस पर एंजाइम ने एक्शन करना है। मिसाल के तौर पे ये एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है और ये उसका एंजाइम है, ये उसका एंजाइम है। कार्बोहाइड्रेट इसके साथ रिएक्ट करता है, इसके रिएक्शन के अंदर जो है स्पीड अप कर देगा। कार्बोहाइड्रेट के तोड़ने का जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करता है। तो इसको आप कहते हो, जिस पर ये एक्शन कर रहा है ना एंजाइम, इसको आप कहते हो सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या होता है? वो सब्सटेंस जिस पर एंजाइम ने एक्शन करना है, जिस पर एंजाइम जो है वो अपना असर दिखाएगा, उसको आप कहते हो सबस्ट्रेट। इस पॉइंट में क्या बात बताई जा रही है कि जी एंजाइम का जो साइज होता है वो अपने सबस्ट्रेट की निस्बत बहुत ज्यादा बड़ा होता है। एंजाइम का साइज बड़ा होगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है ये, जबकि सबस्ट्रेट जो है वो छोटा मॉलिक्यूल होता है। अभी हम इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे तो वहां पर भी आप यही देखेंगे कि एंजाइम का साइज बड़ा होगा और जो सबस्ट्रेट है वो छोटा होता है। तो ये इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक याद रख लीजिएगा कि एंजाइम का साइज जो होता है वो उसके सबस्ट्रेट से ज्यादा होता है। उसके बाद आप आते हैं मजीद पर, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, आपको एंजाइम जो है वो बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है बॉडी के अंदर। वजह क्या है? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि दे डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये कैटलिस्ट और एंजाइम्स दोनों केमिकल रिएक्शन में शामिल नहीं होते। उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं एंजाइम्स, केमिकल रिएक्शन में शामिल नहीं होते। अब जब ये शामिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये यूज भी नहीं हो रहा है, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, बस सिर्फ उसके स्पीड को बढ़ा रहे हैं। अगर ये शामिल हो रहे होते तो आप कहते थे हाँ जी इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स कम हो गए और ये जो है उसका साइज छोटा हो गया, इसलिए आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो दोबारा चाहिए होगा। लेकिन एंजाइम्स क्या है जी? ऐसे सब्सटेंस हैं जो केमिकल रिएक्शन में बगैर शामिल हुए उसके रेट को बढ़ाते हैं। अब शामिल ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, और जब इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है तो फिर आपको ये कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। आपको कम क्वांटिटी में क्यों चाहिए? क्योंकि प्रीवियस एंजाइम जो है वो भी आपके पास मौजूद है, आपने मजीद थोड़ा सा एंजाइम और डाल दिया। तो एंजाइम्स आपके इस्तेमाल नहीं होते, दे आर नॉट यूज इन दी केमिकल रिएक्शंस। चूंकि ये इस्तेमाल नहीं हो रहा इसलिए आपको ये कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। इसलिए 8वां पॉइंट हम यूं भी कह लेते हैं, 8वां पॉइंट इसी से निकाल लेते हैं कि ये केमिकली अनचेंज रहते हैं। क्योंकि इस्तेमाल नहीं होते लिहाजा इनके अंदर कोई चेंज नहीं आता, केमिकली ये अनचेंज रहते हैं। तो केमिकली अनचेंज रहते हैं क्योंकि ये यूज नहीं होते।
और चूंकि ये यूज नहीं हो रहा है लिहाजा आपको एंजाइम जो है वो बहुत ही कम मिकदार में चाहिए होता है। अब अगर हम एंजाइम की एक और चीज देखें तो आखिरी पॉइंट है क्या, इट हैज अ ग्रुव कॉल्ड एक्टिव साइट। अच्छा, इसकी एक एक्टिव साइट होती है, ग्रुव कहते हैं घड़े को। एंजाइम्स के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ सबको। एंजाइम को अगर हम देखें, उसका बनावट देखें अगर हम एंजाइम की, तो एंजाइम्स के अंदर एक घड़ा होता है, एक ग्रूव होता है एंजाइम के अंदर। ऐसे ये देखें, ये एक एंजाइम है, ये गढ़ा आ गया, ये देखें ना आप ग्रूव, ये ग्रूव है, एक गढ़ा। एंजाइम में एक ग्रूव होता है, घड़ा होता है, इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट, ये जो सब एक्टिव साइट, ये जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल होता है वो इस एक्टिव साइट के अंदर आ जाता है, इस एक्टिव साइट के अंदर आता है, और उसके बाद फिर ये एंजाइम जो है अपना एक्शन देना शुरू करता है। तो इस जगह को, एंजाइम के उस हिस्से को जहां पर सबस्ट्रेट एंटर होगा और फिर एंजाइम अपना एक्शन देता है, उस जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइट। ये ग्रूव नुमा होता है, गढ़ा नुमा होता है, गड्ढा सा होता है। ये डिम्पल भी कहते हो उसको आप, डिम्पल कहते हैं ना गड्ढों को, इंग्लिश में डिम्पल भी गड्ढे को कहते हैं, ग्रूव भी गड्ढे को कहते हैं। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स क्या है जी, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग बॉडी के अंदर पैदा होते हैं। ये बगैर इस्तेमाल हुए केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, स्पीड होती है, उसको इंक्रीज कर देते हैं। उससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जो काफी टाइम में होना था वो जल्दी हो जाता है। ज्यादातर प्रोटीन से बने हुए होते हैं ये, लेकिन प्रोटीन के अलावा कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है कुछ एंजाइम्स के अंदर। ये स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं, यानी कि खास एक एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट पर ही काम करेगा, एक खास रिएक्शन के लिए ही होता है एक एंजाइम। एक एंजाइम तमाम रिएक्शन के लिए या बहुत सारे रिएक्शंस के लिए नहीं होता। ये एसिड और बेसिक दोनों सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर सकता है, अपने सबस्ट्रेट से ज्यादा बड़ा होता है साइज के अंदर। चूंकि ये इस्तेमाल नहीं होता केमिकल रिएक्शन के अंदर, लिहाजा ये केमिकली अनचेंज होता है। इसी वजह से आपको एंजाइम्स जो होते हैं वो इंतहाई कम तादाद में चाहिए होता है बॉडी के अंदर। कम तादाद में आपका एंजाइम आता है, रिएक्शन को स्पीड करता है, सबस्ट्रेट को आगे बढ़ा देता है, फिर दूसरा सबस्ट्रेट लेता है, उसके रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, जब वो हो जाता है रिएक्शन उसको आगे बढ़ा देता है। और एंजाइम के अंदर एक एक्टिव साइट मौजूद होती है जहां पर सबस्ट्रेट एंटर हो जाता है और फिर एंजाइम अपना एक्शन जो है वो करना शुरू कर देता है। तो ये हमने पढ़ा एंजाइम और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम जरा टाइप्स की बात कर लेते हैं। अब हम एंजाइम की टाइप्स को देख लेते हैं। एंजाइम की जो टाइप्स हैं हम उनको दो तीन तरीकों से एंजाइम को डिवाइड कर सकते हैं। एंजाइम्स की जो टाइप है उसको आप दो या तीन तरीकों से इसको डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला तरीका होगा जी उसका ओरिजिन। ओरिजिन के एतबार से हम एंजाइम को अगर डिवाइड करना चाहें, ओरिजिन मतलब ये कहाँ पैदा हो रहा है, कहाँ उसका एक्शन हो रहा है। ओरिजिन मतलब पैदाइश। तो ओरिजिन के एतबार से अगर आप एंजाइम्स को डिवाइड करें, यानी ये कहाँ बन रहा है और कहाँ अपना एक्शन करता है, उस हिसाब से अगर हम एंजाइम को डिवाइड करें तो दो तरह के हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। एक कहलाते हैं एंडो एंजाइम्स और एक कहलाते हैं एक्सो एंजाइम्स। ये ओरिजिन के एतबार से याद रखिएगा। ओरिजिन के एतबार से एंडो एंजाइम्स को आप इंट्रा सेलुलर भी कहते हैं और एक्सो एंजाइम्स को आप जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, चलें। इसको आप इंट्रा सेलुलर भी कहते हो और इसको आप एक्स्ट्रा सेलुलर भी कहते हो। सही है, नहीं अब सही है। हाँ, तो ओरिजिन के एतबार से हमारे पास दो तरह के एंजाइम्स होते हैं। एक कहलाते हैं एंडो एंजाइम्स, जिनको आप इंट्रा सेलुलर भी कहते हो। ये एक सेल के अंदर पैदा होते हैं, यानी सेल के अंदर बनते हैं और उसी सेल के अंदर अपना एक्शन लेते हैं। यानी ये आपके पास सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये एंजाइम्स बन गए सेल के अंदर और सबस्ट्रेट इसी के अंदर आएगा और यहीं पर ये एक्शन करेगा, सेल से बाहर नहीं जाएगा ये एंजाइम। ऐसे एंजाइम्स को आप कहते हैं एंडो एंजाइम्स। अंदर ही ये पैदा हो रहा है सेल के अंदर और सेल ही के अंदर जो है वो एक्शन करते हैं। जबकि एक्सो एंजाइम्स क्या होते हैं जी, ऐसे एंजाइम्स जो सेल में तो बनते हैं, सेल के अंदर पैदा हुए, लेकिन ये बाहर चले जाते हैं सेल के, सेल से बाहर निकल जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और सेल से बाहर जाकर ये अपना एक्शन स्टार्ट करते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
तो ओरिजिन के एतबार से हमारे पास दो तरह की होती है एंजाइम्स, या तो एक्सो एंजाइम्स होती हैं या एंडो एंजाइम्स होती हैं। एक्सो एंजाइम्स आप किसको, एंडो किसको कहते हो, जो कि सेल के अंदर पैदा हुए और उसी सेल के अंदर अपना काम करते हैं। जबकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर या एक्सो एंजाइम्स किसको कहोगे आप, जो सेल के अंदर पैदा होंगे और बाहर जाकर एक्शन करेंगे, सेल से बाहर निकल जाते हैं और फिर उसके बाद बाहर जाकर के ये एक्शन करते हैं। तो ये पहली टाइप हो जाती है जी ओरिजिन के एतबार से। अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के एतबार से। एंजाइम्स की बनावट के एतबार से हमारे पास कितने तरह के एंजाइम्स होते हैं। बनावट के एतबार से हमारे पास सबसे पहली बात दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है सिंपल एंजाइम्स और दूसरी टाइप हमारे पास कहलाती है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। ठीक है, बनावट के एतबार से अब बात हो रही है, रिमेंबर दैट बनावट के एतबार से अब हम बात कर रहे हैं। तो पहली टाइप जो है बनावट के एतबार से वो कहलाती है सिंपल एंजाइम, इनको हम प्रोटियो एंजाइम्स भी कहते हैं, प्रोटियोजाइम्स भी कहते हैं। चलें देख लेते हैं इसका दूसरा नाम भी, प्रोटियोजाइम्स। और ये जो कॉन्जुगेटेड होते हैं इनको हम होलो एंजाइम्स भी कहते हैं। अच्छा जी, अब ये क्या होते हैं, सिंपल एंजाइम्स वो होते हैं जो प्योरली प्रोटीन से बने हुए होते हैं, कोई नॉन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं, सिर्फ प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं, उनको आप कहते हो सिंपल एंजाइम या प्रोटियो एंजाइम्स। ये प्रोटियो का मतलब प्रोटीन है। जबकि कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स वो होते हैं जिनमें प्रोटीन भी मौजूद होता है और प्रोटीन के साथ साथ कोई नॉन प्रोटीन ग्रुप भी मौजूद होगा, यानी कोई नॉन प्रोटीन ग्रुप होगा, कोई भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, कोई इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो दो टाइप हो गई आपके पास, सिंपल एंजाइम, ऐसे एंजाइम्स को आप कहते हो जो कि प्रोटीन से बने हुए होते हैं, प्योरली प्रोटीन मिलेगा इसमें आपको, इनको आप प्रोटीन एंजाइम्स भी कहते हैं। और दूसरी टाइप है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, इनको आप होल एंजाइम्स भी कहते हो। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें प्रोटीन मेजर होता है और प्रोटीन के अलावा आपको कोई नॉन प्रोटीन सब्सटेंस भी मिलेगा। अच्छा, अब ये जो प्रोटीन, इसका कलर चेंज कर लेंगे हम, ये जो प्रोटीन पार्ट है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स का, जो प्रोटीन पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एपो एंजाइम्स। प्रोटीन पार्ट को आप कहोगे एपो एंजाइम और इसको आप कहोगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स क्या हो गए, ऐसे एंजाइम्स जिनमें एक प्रोटीन पार्ट होता है जिसको आप कहते हो एपो एंजाइम और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इसको आप कहते हो प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये जो आपके पास कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, यानी जिनमें एक एपो एंजाइम है और एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इसकी भी फिर दो टाइप्स हो जाती हैं। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक लगा हुआ है, यानी प्रोटीन के अलावा जो दूसरा पार्ट है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो ये कहलाएगा कोएंजाइम। ये कॉन्जुगेटेड की पहली टाइप हो जाएगी कोएंजाइम। और अगर इनऑर्गेनिक लगा हुआ है इसको आप कहोगे कोफैक्टर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कंपोजिशन के तबार से यानी बनावट के तबार से एंजाइम्स की टाइप हो गई। दो टाइप होती है बनावट के तबार से, पहली होती है सिंपल, दूसरी होती है कॉन्जुगेटेड। सिंपल कौन से होते हैं, जो प्योर प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और कॉन्जुगेटेड कौन से होते हैं, जिनमें प्रोटीन के अलावा कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिलेगा। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो ये पहली टाइप हो जाएगी कॉन्जुगेटेड एंजाइम की, क्या नाम है उसका, कोएंजाइम। और अगर नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो इनऑर्गेनिक है तो फिर ये जो है कॉन्जुगेटेड एंजाइम की दूसरी टाइप हो जाती है कोफैक्टर। ठीक है, ये भी याद रख लिएगा कि प्रोटीन पार्ट को आप एपो एंजाइम्स कहते हैं और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको आप प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हो। ठीक, जहां तक कोई सवाल है तो पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ू मजीद। अब हम काम के एतबार से देखेंगे। माइक खुले तो हैं, लेट मी चेक। चले आगे बढ़ते हैं जी। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस के एतबार से एंजाइम्स की टाइप। अब मैं जरा नीचे जा रहा हूँ, मजीद नीचे जाते हैं हम, यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम देखेंगे तीसरी टाइप्स, वो है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, यानी काम के एतबार से प्रोटीन एंजाइम्स की कितनी टाइप होती है। तो काम के एतबार से हमारे पास पहली टाइप होती है जी ऑक्सीडेज,
ऑक्साइड या रिडक्टेस। अरे ठीक है जी, पहली टाइप हमारे पास, अब हम जो देख रहे हैं एंजाइम्स की टाइप, वो है जी काम के एतबार से, फंक्शंस के एतबार से हमारे पास जो टाइप है उनमें पहली है ऑक्सीडेस रिडक्टेस। ये जो है आपके ये वाले एंजाइम्स, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, और ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन जो होता है ना उसको कैटेलाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें आपके पास जो है वो ऑक्सीजन ऐड हो जाती है या हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, केमिस्ट्री का टर्म है। और रिडक्शन वो होती है जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव होती है या हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है या ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या ऐड हो रहा है, ऐसे रिएक्शन कहलाते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ऑक्साइड और रिडक्टेस जो होते हैं, ये एंजाइम आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पर काम करते हैं, उनकी स्पीड को बढ़ाते हैं। उसके बाद दूसरी टाइप आती है हमारे, ये यहाँ पे लिखते हैं, दूसरी टाइप हमारे पास आती है ट्रांसफरेस कहलाती है, ये TRANSFE, ट्रांसफरेस। ये क्या होती है जी, ये एक मॉलिक्यूल, ये ट्रांसफर वाले रिएक्शंस को जो है वो कैटेलाइज करते हैं। ट्रांसफर वाले जो रिएक्शंस होते हैं उनकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं। और ट्रांसफर वाले रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें से एक मॉलिक्यूल का कोई पार्ट जो है वो निकल के दूसरे मॉलिक्यूल में चला जाता है। जैसे कि ये एक सब्सटेंस है आपके पास, इसमें ये ए लगा हुआ है, ये बी लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरा आपके पास ये सब्सटेंस है डी, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा, बी इधर आ जाएगा। ऐसे रिएक्शंस को आप कहते हो ट्रांसफर रिएक्शन, जिसमें एक सब्सटेंस का कोई भी एक पार्ट जो है वो दूसरे कंपाउंड में ऐड हो जाता है, दूसरे कंपाउंड में चला जाता है, इसको आप कहते हो ट्रांसफर रिएक्शन। और ये जो होते हैं ट्रांसफरेस, ये ऐसे रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। दो हो गया जी। अब तीसरी तीसरी टाइप पर आते हैं हम। तीसरी टाइप कहलाती है हाइड्रोलेस। हाइड्रोलेस, ये वाले जो एंजाइम्स होते हैं, ये हाइड्रोलाइसिस वाले जो रिएक्शन होते हैं उनको कैटेलाइज करते हैं। और हाइड्रोलाइसिस वाले जो रिएक्शन होते हैं वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो रिएक्शन जिनके अंदर जो है वाटर ऐड हो जाता है और कंपाउंड टूट जाता है, ठीक है। जैसे कि वो ये आपके पास ये मोनोमर 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 है, ये मोनोमर है, ये मोनोमर है, ये मोनोमर है। आप क्या करते हो, इसमें वाटर ऐड हो जाएगा और ये भी टूट जाएगा, ये मोनोमर अलहदा हो जाएगा, ये मोनोमर अलहदा हो जाएगा, इसमें भी ऐड कर दिया तो ये तीनों मोनोमर अलहदा हो गए। तो ये वाले रिएक्शन जो होते हैं ये हाइड्रोलाइसिस कहलाते हैं। वाटर जो है इनमें ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पॉलीमर्स, ये टूट के मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे रिएक्शन को आप हाइड्रोलाइसिस कहते हो। और ये जो होते हैं, ये क्या हुआ, हाँ मिट गया भाई, क्या था ये, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो हमारे पास सब तक मैंने फंक्शंस के तबार से आपको तीन टाइप्स बताई। सबसे पहली है जी एंजाइम्स कौन से कहलाते हैं, ऑक्साइड या रिडक्टेस। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले जो रिएक्शंस होते हैं उनको उनकी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, रिडक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव होती है। ट्रांसफरेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ट्रांसफर रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, उनकी स्पीड को बढ़ाते हैं। और ट्रांसफर रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूल, एक सब्सटेंस का कोई भी पार्ट जो है वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। ये बी पार्ट जो था ये ए से निकल के किस में चला गया, सी में ट्रांसफर हो गया। इस रिएक्शन को आप कहते हो ट्रांसफर रिएक्शन। तीसरी टाइप जो आपको बताई वो हाइड्रोलेस है, जो कि हाइड्रोलाइसिस वाले जो रिएक्शंस होते हैं उनकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं। और हाइड्रोलाइसिस वाले रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें पॉलीमर टूटकर मोनोमर में, ये पॉलीमर है, टूटकर मोनोमर में कन्वर्ट हो जाती है। और याद होगा पिछले चैप्टर में आपको बताया था वाटर ऐड होता है, वाटर ऐड होगा तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं, पॉलीमर टूट जाता है और मोनोमर से अलग अलग हो जाते हैं, ये मोनोमर है, ठीक है। ये हाइड्रोलाइसिस वाले जो रिएक्शन है उनकी स्पीड को बढ़ाते हैं जो एंजाइम्स, उनको आप कहते हो हाइड्रोलेस। अब उसके बाद चौथी टाइप कहलाती है जी आइसोमरेस। ये आइसोमेरिज्म के रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं। ये जो है ये वाले एंजाइम्स
ये ऐसे रिएक्शंस को स्पीड देते हैं जो कि आइसोमेरिज्म होते हैं। अब आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 और ये CH3, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होगा जी कि ये कंपाउंड, ये जो आपके सामने मैंने अभी ड्रॉ किया ना, ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल के तबार से यही रहेगा, कोई ऐड नहीं होगा, कोई सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट, ना कोई एलिमेंट ऐड होगा इसमें, ना कोई एलिमेंट इसमें से निकलेगा, बस इसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। अरेंजमेंट मिसाल के तौर पे चेंज हो गई और ये हो गया जी CH3 और ये हो गया CH, ये हो गया CH, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। ये अब देख लें आप, हाइड्रोजन यहाँ कितनी है? 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ देख लें 3 3 6 3 9 10, 10 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में भी, 10 हाइड्रोजन है प्रोडक्ट में भी। कार्बन में भी आप देख लें, कार्बन रिएक्टेंट में कितने कार्बन है? 4, प्रोडक्ट में कितने कार्बन है? 4। यानी कि कोई एटम ऐड नहीं हुआ, कोई एटम सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बस सिर्फ इन मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट में फर्क आ गया। पहले ये लीनियर था और अब ये टी शेप का बन गया। अब ये अलग अलग कंपाउंड हो जाते हैं, ये बिल्कुल अलग कंपाउंड माना जाएगा, ये अलग है। ऐसे रिएक्शंस को जिनके अंदर मॉलिक्यूल में कोई भी सब्सटेंस ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता, सिर्फ उनकी अरेंजमेंट में तब्दीली हो जाती है, उनको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। और ये जो आइसोमरेज नाम के एंजाइम होते हैं, ये इन रिएक्शंस को स्पीड देते हैं, इन रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं। उसके बाद आते हैं एक और एग्जाम्पल्स पर। ये क्या हो रहा है? खुद ब खुद क्यों मिट जाता है? भाई देखो जी, खुद ब खुद मिट गया, पता नहीं मैंने कुछ तो किया ही नहीं है, और बल्कि सारे अच्छे खासे मिट गए। खैर याद होगा, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा भाई, ठीक है। एक होते हैं, अब अगले पर आते हैं, ये पता नहीं चौथा है पांचवा है, लाइसिस। लाइसिस जो है, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो लाइसिस करते हैं। लाइसिस का मतलब होता है ब्रोक डाउन, तोड़ना। यानी कि ये मॉलिक्यूल है पॉलीमर, इसको तोड़ देगा और ये ऐसे मोनोमर्स अलग हो जाएंगे। इसको आप कहते हैं ऐसे रिएक्शन को जिनमें पॉलीमर्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो टूट के छोटे छोटे मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको आप कहते हो लाइसिस रिएक्शन। लाइसिस और हाइड्रोलाइसिस में क्या फर्क है? अभी हमने एक और भी पढ़ा ना, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में भी यही चीज होती है जी, पॉलीमर टूट के मोनोमर में कन्वर्ट हो जाता है। लाइसिस में भी यही हो रहा है, बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे में कन्वर्ट हो रहा है। बस फर्क क्या है? हाइड्रो का। हाइड्रोलाइसिस के अंदर वाटर ऐड होके मॉलिक्यूल टूटता है, आप वाटर ऐड करोगे मॉलिक्यूल टूट जाएगा। और लाइसिस में बगैर वाटर ऐड करे डायरेक्ट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, कोई वाटर ऐड नहीं होता, पॉलीमर टूट जाता है, सारे मोनोमर अलग हो जाते हैं, उसको आप लाइसिस कहते हो। और ये वाले जो एंजाइम है लाइसिस, ये ऐसे रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है जी। तो अब तक हमने क्या देखा, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा जी एंजाइम्स, ये रहा। एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लिविंग बॉडी के अंदर पैदा होते हैं और किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, उसके रेट को। कैटलिस्ट से डिफरेंट होते हैं, इनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई कि ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, जानदार के अंदर पैदा होते हैं, ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, एक्शन के अतबार से स्पेसिफिक होते हैं। एक एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट पर ही एक्शन करेगा, एक खास रिएक्शन को ही कैटेलाइज करता है। ये एसिडिक बेसिक दोनों तरह के सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इनका साइज बड़ा होता है निस्बतन सबस्ट्रेट के। सबस्ट्रेट किसको कहते हो आप? वो सब्सटेंस जिस पर एंजाइम ने काम करना है, जिस पर एंजाइम जो है वो काम करता है, उसको आप कहते हो सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का साइज छोटा होता है, एंजाइम का साइज बड़ा होता है। ये रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं होते लिहाजा ये केमिकली अनचेंज रहते हैं और आपको एक रिएक्शन के लिए बहुत ही थोड़ी सी मिकदार चाहिए होती है एंजाइम्स की। इनके अंदर एक ग्रूव गड्ढा होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट्स पर आ जाता है और फिर एंजाइम एक्टिव हो जाता है, एंजाइम जो है वो अपना काम करता है। इसकी टाइप्स हमने देखी, एक ओरिजिन के एतबार से, इसकी पैदाइश के एतबार से। तो दो तरह के एंजाइम्स होते हैं। एंडो एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स को कहते हो जो सेल में पैदा होता है और उसी सेल के अंदर ही रहकर एक्शन करता है। जबकि एक्सो एंजाइम्स कहते हैं हम ऐसे एंजाइम्स को जो किसी सेल के अंदर पैदा होते हैं लेकिन उस सेल से बाहर जाके एक्शन करते हैं। कंपोजिशन के एतबार से, बनावट के एतबार से हमारे पास दो टाइप होती है एंजाइम की, सिंपल और कॉन्जुगेटेड। सिंपल एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं जो सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ होता है,
जबकि कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं जिनमें प्रोटीन के साथ साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद होगा। प्रोटीन पार्ट को आप एपो एंजाइम कहोगे, नॉन प्रोटीन पार्ट को आप प्रोस्थेटिक ग्रुप कहोगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर ऑर्गेनिक है तो ये कॉन्जुगेटेड की पहली टाइप हो जाती है को एंजाइम, और अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप इनऑर्गेनिक है तो ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम की दूसरी टाइप हो जाती है जिसको आप कहते हो कोफैक्टर। उसके बाद मैंने आपको फंक्शंस के तबार से बताया, पहले काम के तबार से कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ऑक्साइड रिडक्टेस, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। दूसरा बताया आपको ट्रांसफरेस, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो ट्रांसफर रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। ट्रांसफर रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हो जिसमें एक सब्सटेंस एक मॉलिक्यूल से निकल के दूसरे में चला जाता है। हाइड्रोलेस, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस के जो रिएक्शंस होते हैं उनको कैटेलाइज करते हैं। हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन मैंने आपको बताया वो रिएक्शन जिनमें पॉलीमर टूटकर छोटे छोटे मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर ऐड होता है। पॉलीमर में वाटर ऐड होगा, पॉलीमर टूट जाएगा, मोनोमर्स बन जाएंगे, उनको आप कहते हो हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलेस हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। आइसोमरेज, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो आइसोमेरिज्म वाले रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। और आइसोमेरिज्म वाले रिएक्शंस क्या होते हैं, वो रिएक्शंस जिनके अंदर जो कंपाउंड है उसमें कोई एलिमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता, बस उसकी अरेंजमेंट में फर्क आ जाता है जिसकी वजह से वो एक नया कंपाउंड बन जाता है, इसको आप कहते हो आइसोमेरिज्म। और आइसोमरेज इन रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। उसके बाद बताया आपको लाइसिस। लाइसिस जो है ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो लाइसिस के रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। और लाइसिस बिल्कुल हाइड्रोलाइसिस की तरह का रिएक्शन होता है, यानी इसमें पॉलीमर टूट के छोटे छोटे मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है, बट कोई वाटर ऐड नहीं होता। बगैर वाटर ऐड करे आपका पॉलीमर टूट जाएगा, मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको आप कहते हो। ये आपके पास हो गई टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो हमने 3 तरह की एंजाइम्स की किस्में देखी हैं, ओरिजिन के तबार से, फंक्शंस के तबार से और कंपोजिशन के तबार से। अब आते हैं जी, हमारे पास 1 मिनट का टाइम रह गया, बट वी हैव 6 मिनट टाइम। कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ इस वक्त? हादी और सादिया। बेटा आप लोगों में हिम्मत है तो आगे पढ़ें या हम क्लास को डिसमिस करें? जल्दी बताइए दोनों। मैं चाह रहा था कि एंजाइम्स अभी हम खत्म कर दें, लेकिन है तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक रह गया। लेस देन अ मिनट रह गया बच्चों। ये थोड़ा सा, हाँ तो मैं अब थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ। तो ये मैंने आपको बताया जी एक्टिवेशन एनर्जी, मैंने तो रिपीट भी नहीं कर सकता। हाँ, तो एक्शन ऑफ एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो एंजाइम किस तरीके से काम करता है। एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी कम करके काम करता है। एक्टिवेशन एनर्जी आप किसको कहते हो? वो एनर्जी जो आपको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए चाहिए होती है। आपका ये सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है, आपने इसके अंदर रिएक्शन करना है, तो आपने इसको रिएक्शन करने के लिए करना क्या होगा, आपने इसके बॉन्ड तोड़ने होंगे। आप जब इसके बॉन्ड तोड़ेंगे आपके पास ये अलग अलग हो जाएगा, फिर दूसरा सब्सटेंस आप इसके साथ मिलाओगे और नई चीज तैयार हो जाएगी। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होता है? बॉन्ड ब्रेक करके होता है। अब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको आप कहते हो एक्टिवेशन एनर्जी। और सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है, ज्यादा होती है निस्बतन आपकी बॉडी की हीट के। तो आपकी बॉडी की हीट कम है, सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, सबस्ट्रेट को ज्यादा एनर्जी चाहिए तो जाके वो अपने बॉन्ड को तोड़ेगा। अब यहाँ पर एंजाइम आता है। एंजाइम काम कैसे करता है? एंजाइम अपने साथ सबस्ट्रेट को मिला देता है और तैयार हो जाता है आपके पास इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। अब ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होता है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो इस तरीके से एंजाइम ने सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। अब इसकी जो जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, आपकी बॉडी की हीट ने इस सबस्ट्रेट के बॉन्ड को तोड़ दिया। ये सबस्ट्रेट के जितने भी एलिमेंट्स कंपाउंड्स वगैरह थे सब अलग अलग हो गए, दूसरी चीजें इसके साथ मिली, ये नया कंपाउंड तैयार हो गया। जैसे ही कंपाउंड तैयार हो गया एंजाइम से ये बाहर निकल गया। तो एंजाइम कैसे काम कर रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इस वजह से ये स्लो हो जाता है रिएक्शन। एंजाइम इसके साथ मिलकर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना देता है, उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है, सबस्ट्रेट थोड़ी सी ही एनर्जी से वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद जो है वो नया सब्सटेंस बना देता है। अगर एंजाइम ना हो तो फिर आपका ये जो सबस्ट्रेट है बहुत ज्यादा हीट लेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लेगा, तब जाके टूटेगा, तो खुद ब खुद स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे लॉक और की थ्योरी की। 2 थ्योरीज हैं जो आपका ये जो सबस्ट्रेट, ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है ये कैसे बन रहा होता है, इस हवाले से 2 थ्योरीज हैं आपके पास। पहली थ्योरी कहलाती है लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी जो है वो फिस्चर ने पेश की थी कब? 1898 को। इस थ्योरी के मुताबिक
इसने कहा जी ताला, लॉक मतलब ताला, की मतलब चाबी। इसने कहा जी एंजाइम जो होते हैं वो लॉक की तरह होते हैं, एंजाइम लॉक की तरह होते हैं, और जो सबस्ट्रेट होते हैं वो की तरह होते हैं, चाबी की तरह। अब आपने ताला और चाबी देखा होगा, हर ताले के अंदर तमाम चाबी नहीं लगती। ताले के अंदर, ये ताला है सपोज करें हमारे पास, ये देखिए जी कितना जबरदस्त ताला बनाया मैंने, ये ताला है, यहाँ पे ये ग्रूव गड्ढा मौजूद है। अब इस ग्रूव के अंदर हर चाबी एंटर नहीं होगी, एक स्पेसिफिक चाबी होगी जी, आप वही ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। हर चाबी को एंटर करोगे नहीं होगी एंटर, क्योंकि ये ग्रूव जो है, ये जो ग्रूव है, इसका डिजाइन ऐसा है कि हर चाबी इसमें ऐड नहीं हो सकती, एक पर्टिकुलर चाबी ही ऐड होगी। बिल्कुल इसी तरीके से एंजाइम की जो एक्टिव साइड होती है उसका डिजाइन स्पेशल होता है। ये देखिए जी ऐसा डिजाइन होता है एक्टिव साइड का, हर एंजाइम का ये जो एक्टिव साइड का डिजाइन है ये डिफरेंट होगा दूसरे एंजाइम की निस्बत। एक एंजाइम आपका ऐसा है, सपोज करें दूसरा एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइड ऐसी है, ताले की तरह। अब इस एक्टिव साइड में इसकी बात कर रहा हूँ, इस एक्टिव साइड में वही सबस्ट्रेट जो है वो ऐड होगा जिसका शेप एक्टिव साइड की तरह होगा, यानी कि ऐसा, ये सबस्ट्रेट है। अब ये आएगा ना, ये इसमें फिट हो जाएगा, देखें फिट हो गया, फिट हो जाएगा एंजाइम में, एंजाइम की एक्टिव साइट पे आ गया, फिट हो गया, एंजाइम एक्टिव हो गया। कोई दूसरा सबस्ट्रेट एंटर होगा, चूंकि उसका शेप एक्टिव साइट की तरह नहीं है, एंजाइम एक्टिव नहीं होगा। इसी तरह अगर यही वाला सबस्ट्रेट इधर ऐड हो जाए इस एंजाइम में, तो अब देखो फिट ही नहीं हो रहा, फिट ही नहीं हो रहा, तो ये एंजाइम एक्टिव नहीं होगा। इस एंजाइम पर, एक मिनट इसको मिटा दूं, इस एंजाइम पर वही सबस्ट्रेट आएगा जिसका शेप इस जैसा होगा, ये आ गया सबस्ट्रेट। अब ये फिट हो गया, एक्टिव साइट पर मुकम्मल एडजस्ट हो गया, ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल लॉक और ताले और चाबी की तरह। तो हमारे पास फिस्चर ने कहा जी कि 1898 में उसने एक थ्योरी पेश की एंजाइम का जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है सबस्ट्रेट के साथ वो कैसे बनता है उसके हवाले से। उसने कहा कि जी जिस तरीके से ताले में एक ग्रूव होता है जिसका एक खास शेप होता है, और उस चाबी की जो शेप है वो ग्रूव से मिलता हुआ होना चाहिए, तो ताला चाबी एंटर हो जाएंगे, ताला अपना काम कर देगा, चाबी अपना काम कर देगा। बिल्कुल इसी तरीके से एंजाइम्स जो होते हैं उनमें जो एक्टिव साइड होती है उसका शेप खास होता है, एक एंजाइम का ऐसा है, दूसरे एंजाइम का ऐसा है। अब जो सबस्ट्रेट इसमें एंटर होगा उसका डिजाइन इस एक्टिव साइट की तरह का होगा, इसके अंदर ऐसा ही सबस्ट्रेट ऐड हो सकता है और इसके अंदर ऐसा ही सबस्ट्रेट ऐड हो सकता है। अगर उल्टा कर दोगे तो यहाँ पर ये वाला जो है यहाँ एडजस्ट नहीं होगा एक्टिव साइट पर, इसलिए ये एंजाइम एक्टिव नहीं होता। तो जैसे ये आया फिट हुआ, ये यहाँ पे फिट हो गया, ये सेट पूरा शेप कंप्लीट हो गया, एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, एंजाइम इस पर काम करना शुरू करेगा, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ये बॉन्ड इसके ब्रेक हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो पहली थ्योरी आपके पास ये लॉक एंड की थ्योरी। उसके बाद दूसरी थ्योरी एक और शख्स ने पेश की, इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं हम उसको। दूसरी थ्योरी का नाम है हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल। इस थ्योरी को पेश किया था जी कैसलैंड ने। कब पेश किया था जी? 1959 को। ठीक है, उस पहली थ्योरी के बाद इस थ्योरी को कैसलैंड ने पेश किया था। इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक इसने कहा जी कि हमारे पास जो एंजाइम की एक्टिव साइड होती है और जब उस पर आके सबस्ट्रेट मिलता है तो सबस्ट्रेट और एंजाइम की एक्टिव साइड में थोड़ा सा शेप में चेंज आता है, दोनों में। ऊपर वाले ने नहीं कहा था शेप चेंज होता है, लॉक ऑन की थ्योरी के मुताबिक कोई शेप चेंज नहीं होता, बल्कि एक्टिव साइड का शेप और सबस्ट्रेट का शेप एक जैसा होता है, जैसे फिट हो जाता है एक्टिव हो जाता है। ये कहता है जी कि सपोज करें ये हमारे पास एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है और इसका शेप है जी ऐसा। अब इस पर एक सबस्ट्रेट आया जी, सबस्ट्रेट का शेप ऐसा है, ये अभी एडजस्ट नहीं हो रहा, लेकिन क्या होगा जी कि ये जो आपका एंजाइम है ये अपने शेप को थोड़ा सा चेंज करके एडजस्ट कर लेगा। देखें जी इसने अपना शेप चेंज किया और सबस्ट्रेट के हिसाब से इसने अपना शेप बना लिया। बाज़ औक़ात एंजाइम अपना शेप चेंज कर लेता है, बाज़ औक़ात सबस्ट्रेट अपना शेप चेंज कर लेता है।
शेप चेंज कर लेता है और अब आपका ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है ये तैयार हो गया और अब ये जो है बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये अपना काम करेगा। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है दोनों थ्योरी में। की और लॉग थ्योरी के मुताबिक सबस्ट्रेट का शेप और जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, इसका शेप एक जैसा होता है, फिट हो गया, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। और इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक आपका सबस्ट्रेट जब एंजाइम की एक्टिव साइट पर आता है तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज होता है, या तो जो है एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा या थोड़ा सा जो सबस्ट्रेट है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और आपके एंजाइम और सबस्ट्रेट फिट हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर। बहुत ज्यादा चेंजिंग हो रही होती है तो फिर वो चेंज नहीं होता, एंजाइम एक्टिव नहीं होता। थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, एंजाइम अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है या सबस्ट्रेट अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है और अब आपका ये जो है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स ये तैयार हो जाता है। अब इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, लिहाजा थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, ये जो सबस्ट्रेट है इसके बॉन्ड टूट जाते हैं और ये अपना काम करना शुरू कर देता है। तो ये दो थ्योरीज हो गई। ये हमने बात की किस तरीके से एंजाइम काम करता है। किस तरीके से एंजाइम काम करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ मिलता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है, इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। कम होने की वजह से क्या होता है जी, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और सबस्ट्रेट के बॉन्ड टूट जाते हैं और आपका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है ये किस तरह तैयार हो रहा है, इसके हिसाब से दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है फिस्चर की लॉक एंड क्यू थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक आपका जो एक्टिव साइट होता है एंजाइम का और जो सबस्ट्रेट होता है उनके डेफिनेट शेप्स होते हैं। आपके सबस्ट्रेट एक खास एंजाइम की एक्टिव साइट पर ही फिट हो सकता है, दूसरा आएगा फिट ही नहीं होगा, तो एक्टिव ही नहीं होगा, एंजाइम ना काम करेगा। इंड्यूस फिट मॉडल कैस्टलैंड ने पेश किया था। इसके मुताबिक एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट आएगा तो सबस्ट्रेट या एंजाइम दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम जाग जाता है, एक्टिव हो जाता है और फिर जो है वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है। दोनों सूरतों में इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स तैयार होने के बाद उस कॉम्प्लेक्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाती है और रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं एक और चीज पर, छोटी सी चीज है जी, फैक्टर्स इफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। वो फैक्टर्स जिससे एंजाइम्स के काम पर असर पड़ता है, एंजाइम्स की एक्टिविटी पर असर पड़ता है, यानी ये जो एंजाइम्स होते हैं इनकी भी एक्टिविटी पर फर्क पड़ सकता है। एंजाइम्स का काम स्लो भी हो सकता है, एंजाइम्स का काम बढ़ भी सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एंजाइम्स का जो एक्शन होता है, एंजाइम्स का जो काम होता है, उसकी जो एक्टिविटी होती है उस पर फर्क पड़ जाता है। कौन कौन से वो फैक्टर्स है? सबसे पहली चीज है जी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये जो आपका सबस्ट्रेट है जिस पर एंजाइम ने एक्शन करना है, इसकी कंसंट्रेशन, इसका खालिसपन, ये जितना खालिस होगा, जितना ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन होगी, एक्टिव एंजाइम जो है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। ठीक है, अगर आप एंजाइम के जो ये जो सबस्ट्रेट है इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को बढ़ा दें, तो एंजाइम जो है वो और अच्छा काम करेगा और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है जी। तो अगर आपने, सबसे पहली चीज़ है जिस पर एंजाइम्स का काम डिपेंड करता है वो है जी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, यानी सबस्ट्रेट का खालिसपन सॉरी। जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट खालिस होगा, जितना ज़्यादा उसकी आप कंसंट्रेशन रखोगे सबस्ट्रेट की, उतना ही ज़्यादा जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, एंजाइम ज़्यादा काम करने लगेगा। मिसाल के तौर पे आपने कार्बोहाइड्रेट है, पानी में डिजोल्व की हुई है, कंसंट्रेशन कम हो रही है, आपने बहुत ज़्यादा पानी में डिजोल्व कर दिया, कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन इंतहाई कम हो गई, कार्बोहाइड्रेट अब ज़्यादा खालिस नहीं है, तो आप उसको तोड़ने के लिए जब एंजाइम काम करेगा तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, आपका जो एंजाइम तोड़ने वाला जो प्रोसेस करेगा वो रेट स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने खालिस कर दिया जी, बहुत कम पानी है, ग्लूकोज ज़्यादा है जी, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, ग्लूकोज कम है, तो अब इसका मतलब है जी कार्बोहाइड्रेट की यानी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अब एंजाइम और अच्छे तरीके से काम करेगा, एंजाइम बहुत अच्छा काम करेगा, एक्टिविटी ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना आपका कंसंट्रेशन जो सबस्ट्रेट जो है जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है, एंजाइम उतना अच्छा काम करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही इंक्रीज करता है। दूसरी चीज जिस पे डिपेंड करता है वो है जी टेम्परेचर। एंजाइम्स जो है वो एक खास टेम्परेचर पर ही काम करते हैं जी, खास, हर एंजाइम का अपना अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, हर एंजाइम का, किसी का कुछ किसी का कुछ, लेकिन एक आइडियतन अगर हम बात करें तो तकरीबन 35 डिग्री से
40 डिग्री तक का टेम्परेचर जो है वो एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम होता है, मुनासिब होता है। 35 से 40 डिग्री तक का टेम्परेचर एंजाइम्स के लिए मुनासिब है। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपका 35 से 40 डिग्री तक का है तो एंजाइम्स आपके अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे, वेल फंक्शंस कर रहे होंगे। टेम्परेचर जितना इंक्रीज हो रहा होगा या टेम्परेचर जितना डिक्रीज हो रहा होगा, एंजाइम्स का काम उतना स्लो हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना स्लो हो जाएगा। तो अगर आप टेम्परेचर इस ऑप्टिमम से बढ़ाएं या कम कर दें तो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आपने 100 डिग्री से ऊपर ले गए, ग्रेटर देन 100 डिग्री, तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म ही हो जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, फिनिश। लेकिन अगर आपने 0 डिग्री से कम कर दिया, मजीद यानी माइनस पे ले गए, तो एंजाइम काम करना बंद करेगा लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होगा। काम करना बंद कर देगा लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जमेगा नहीं, वो जम जाएगा यानी कि एक लिहाज से खराब नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे भी एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है। एंजाइम को 35 से 40 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए। इस टेम्परेचर पे एंजाइम बड़ा बेहतरीन काम करता है। अगर आप टेम्परेचर को 35 से 40 से ज़्यादा करें या कम करें तो फिर एंजाइम का काम जो है वो स्लो हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका स्लो हो जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से आप ऊपर ले जाओ तो आपका एंजाइम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कर गए तो आपका एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव कह लेते हैं इसको, इनएक्टिव हो जाएगा लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। आपने फिर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 35 पर लिया है तो एंजाइम वापस एक्टिव हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा, वगैरह वगैरह। तीसरी चीज है जी पीएच। जिस तरीके से एंजाइम्स का टेम्परेचर होता है, इसी तरीके से हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर पीएच होता है। कोई ज्यादा पीएच पर काम कर रहा होता है, कोई पावर ऑफ हाइड्रोजन केमिस्ट्री का टर्म है। तो वही एसिडिक बेस पीएच जो है ना, एसिडिक बेसिक होता है। जितना ज्यादा आपके पास कम पीएच होगा ना उतना समझ लो आप एसिडिक हो जाता है, जितना ज्यादा पीएच होगा उतना बेस हो जाता है। अगर 7 है ना पीएच तो ये नॉर्मल होता है, वाटर वाला। अगर आप 7 से कम कर दें, 6, 5, 4, तो ये एसिडिक हो जाता है। और 7 से ज्यादा कर दें, 8, 9, 10, तो ये बेसिक नेचर हो जाता है। एंजाइम जो होता है, हर एंजाइम अपना अपना एक पर्टिकुलर, में यहाँ रेंज तो नहीं आपको बता सकता क्योंकि हर एंजाइम अपने अपने खास पीएच पर काम कर रहा होता है, कोई 4 पर, कोई 6 पर, कोई 10 पर, कोई 20 पर। तो हर एंजाइम का अपना पीएच होता है। तो अब जो भी एंजाइम अपने पीएच पर काम कर रहा है, अगर आप उसके पीएच में गड़बड़ करेंगे एंजाइम की एक्टिविटी खराब हो जाती है, स्लो हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक एंजाइम है जो 7 पीएच पर काम करता है, अगर आपने उस जगह का पीएच जो है वो 7 से बढ़ा दिया या कम कर दिया, एंजाइम का काम जो है वो स्लो हो जाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाएगी, एंजाइम काम करना स्लो कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरी चीज हो गई पीएच, पीएच पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद है कुछ कोएंजाइम्स पर। टाइम ज्यादा हो गया जी, 10 बज गए। चले अब यहाँ पर हम खत्म करते हैं, मुझे भी अब मेरी भी क्लास है 10:15 बजे।